से वायरल हो रहा है, सामने आ गया है। इस वीडियो में गोलियों की आवाज साफ सुनी जा सकती है। आसपास के किसी गर्ल्स हॉस्टल की लड़की ने इस वीडियो को बनाया है। वीडियो में लड़कियों को डर के मारे हॉस्टल से बाहर भागते हुए देखा जा सकता है। गर्ल्स हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है और इस वीडियो में 4 से अधिक राउंड फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ रही है, जबकि पुलिस की जांच में 4 राउंड गोली चलने की बात गिरफ्तार किए गए बॉडीगार्ड की तरफ से बताई गई है। हालांकि लड़कियां वीडियो में ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि खान सर के बॉडीगार्ड गोली चला रहे हैं। हॉस्टल के सीसीटीवी में भी फायरिंग के समय लड़कियां घबराकर सीढ़ियों से तेजी से जाते हुए नजर आई हैं। तस्वीरें आप देखिए। एक और सीसीटीवी फुटेज 2 जून का सामने आया है। ये वीडियो आपको बता दें कि इस मामले में अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है। खान फायरिंग केस से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो वीडियो में साफ सुनी जा सकती है गोलियों की आवाज, जिसे हम आपको दिखा भी रहे हैं। खान कोचिंग के बाहर गोलीबारी का मामला। खतरनाक गोली चला मेरा हार्ट पर। अब बता ना, वो डायरेक्ट गोली चला दिया आवाज के पटाख से। था खान सर का थी का बॉडीगार्ड। हाँ, वो कब पेशेंट हम देखे वहाँ पे। तो क्या हुआ था? अब क्या हुआ है? बिहार पुलिस का रिजल्ट ये सब क्या कर रहा है? मम्मी क्या हालत खराब है। ये रेलिया अच्छा नहीं है। देखो बोलिए नहीं तो क्या हो रहा है? गोली चल रहा है। चुपिए ना, चुपिए। बहुत ज्यादा चला। हम दीदी एक आपका गोली के नहीं चुप नहीं सब बोल रहे हैं। हां गिरा देना बस मोबाइल। और इस खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ पटना से धर्मेंद्र जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, इस वीडियो के बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं आप? जी, जिस तरह से आज सुबह से ही ये खबर, ये वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि गोलियां चलती हैं और जो लड़कियां हैं वो भागती हुई दिख रही हैं। जो पुलिस ने जब खान सर के बॉडीगार्ड को गिरफ्तार किया था तो जो गोलियां चलने की बात उन्होंने स्वीकार की थी कि 4 राउंड से अधिक फायर हुए हैं। इसमें भी पुष्टि होता है कि 4 राउंड फायर हो रही है और लड़कियां भी कह रही हैं कि खान सर के बॉडीगार्ड के द्वारा फायरिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो पहले इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें खान सर के बॉडीगार्ड के द्वारा गोली चलाने की बातें हुई थी। तो कहीं ना कहीं इन तमाम दावों की पुष्टि होती है और लगातार वीडियो वायरल से पुलिस के द्वारा जांच की प्रक्रिया भी चल रही है। जी चलिए, देखने वाली बात होगी धर्मेंद्र की एक और वीडियो के आधार पर अब कार्रवाई आगे कैसे की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। खबर असम के जोराहाट से, जहां एयरबेस पर विमान क्रैश हो गया है। एयरबेस पर एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। IAF का AN-32 विमान क्रैश हो गया। लैंडिंग के बाद IAF का विमान क्रैश। लैंडिंग के बाद IAF के विमान में विस्फोट। असम के जोराहाट स्थित वायुसेना स्टेशन पर शनिवार की सुबह लैंडिंग के दौरान एक सैन्य विमान क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान AN-31 मालवाहक विमान था जिसका इस्तेमाल रसद और सामान की ढुलाई के लिए किया जाता है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब विमान एयरबेस पर उतरने का प्रयास कर रहा था। दुर्घटना में पायलट की जान गंवाने की आशंका जताई जा रही है। बचाव और जांच लगातार जारी है। वहीं दिल्ली में 1 से 3.5% तक महंगी होगी बिजली। 400 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर बढ़ा हुआ बिल आएगा। बिजली कंपनी हर महीने पी पैक का चार्ज वसूलेगी। पहले हर तिमाही पर पी पैक का दर बढ़ाया जाता था और अब हर महीने बिजली की दरों की समीक्षा होगी। दिल्ली में बिजली पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ने वाला है, लेकिन 400 यूनिट बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं पर इस बढ़ोतरी का कोई असर नहीं पड़ेगा। DERC ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने की परमिशन दे दी है, जिसके बाद दिल्ली में जून का बिजली बिल और भी अधिक महंगा हो जाएगा। बिजली कंपनियों के लिए फिलहाल FPPAS यानी फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज वसूलने की लिमिट 10% तय की गई थी। इसे बढ़ाकर 16 से 17% करने की परमिशन दे दी गई है। पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट PPAC ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। बिजली कंपनियों को ईंधन की जो कॉस्ट बढ़ती रहती है जिससे बिजली प्रोड्यूस होती है उसकी एडजस्टमेंट करने की अनुमति देश के बिजली कानून में दी गई है।
और आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से वेस्ट एशिया के कारण और बाकी परिस्थितियों के कारण ईंधन की कॉस्ट बहुत बढ़ रही है। उसके चलते बिजली कंपनियों की पावर परचेजिंग अलग अलग जगह पे एवरेज आउट करें तो पिछले महीने में 31% बढ़ी थी, मगर मार्च 31 तक DERC ने सरकार के इंटरवेंशन के कारण केवल 14.5% का PPAC अलाउ किया था और इस बार 31% कॉस्ट बढ़ने के बाद भी उसमें केवल 2.4% की वृद्धि अलाउ की गई है। हमारी सरकार की पूरी तरह से प्रतिबद्धता है कि कंज्यूमर पर बिजली के दामों का यथासंभव असर नहीं पड़ने देंगे। और देखिए 370 की बिरयानी विवाद के बीच कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने माफी मांग ली है। प्रणीत मोरे ने वीडियो जारी कर माफी मांगी। प्रणीत मोरे ने कहा बहुत बड़ी गलती थी, लोगों का गुस्सा जायज है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपने कंटेंट पर और अधिक काम करूंगा। तो मैंने उसका टॉप उठाया, नीचे उसने एक वो क्या कहते हैं उसको पजामी। सबने मेरा क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा जिसके लिए मुझे काफी हेट मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूं, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफी डेरोगेटरी चीजें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया और मुझे लगता है ये मेरी काफी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहां पे रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीजें इतनी एस्केलेट हो गई। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ। जगत के स्टार शूटर जसपाल राणा का अंतिम संस्कार आज वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर होगा। 49 साल के जसपाल का शुक्रवार को निधन हो गया था। उनका पार्थिव शरीर देहरादून स्थित आवास लाया गया, जहां उनकी शिष्या और ओलंपियन मनु बाकर भी पहुंची। अपने कोच को ऐसे देखकर मनु बाकर भावुक हो गई। जसपाल के पिता नारायण राणा ने मनु को ढांढस बंधाया। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई गणमान्य लोगों ने शूटर जसपाल को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। जो क्षति हुई है उसको तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। परिवार के लिए एक ऐसी घड़ी है कि जिसमें जो है शब्द ही नहीं निकल रहे हैं कि क्या कहा जाए, लेकिन देश ने भी एक ऐसे हीरे को खोया है जो अभी जसपाल कभी दोबारा नहीं हो सकता है। बस इस समय आपको इतना ही कह सकते हैं। ज़्यादा हमारे लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए जसपाल राणा का जाना एक प्रकार से अपने परिवार के सदस्य का जाना है। हमारे प्रदेश का, देश का उसने दुनिया में नाम किया और सबसे बड़ी बात है कि लोग इतना ऊंचा नाम करने के बाद दिल्ली मुंबई रहते हैं, उसने यहाँ अपने पूज्य पिताजी के साथ शूटिंग का स्कूल खुलवाया और सारे खेलों के काम शुरू किए। उसका योगदान हम जो राजनीति में काम कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि उनसे भी कहीं ज़्यादा था और अचानक उनका चला जाना एक हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए, खेल जगत के लिए तो नुकसान है ही है, एक पूरे देश के लिए भी बड़ा नुकसान है। मैं सोचता हूँ कि ईश्वर उनको शांति देगा और वो जो उनके बच्चे हैं वो आगे और बढ़ करके उसका नाम ऊँचा करेंगे। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और देखिए उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश, आंधी तूफान देखने को मिल रहा है। वहीं देहरादून समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आज के लिए भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के इलाकों में कहीं कहीं पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 4200 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं प्रदेश में 22 जून तक मानसून आ सकता है। तय समय पर ही मानसून की एंट्री का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जताया गया है। खबर रामगढ़ से आ रही है, जहां सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र के पास अवैध कोयला उत्खनन के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। अवैध रूप से कोयला निकालने के लिए खदान में उतरे 4 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आकर अंदर फंस गए। इस घटना की जानकारी बकरी चरा रहे स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दी है। सूचना मिलते ही सीसीएल की माइंस रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान चलाकर सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति है और प्रशासन मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ जिले के अरगड्डा के
काजू बागान के बाद देख सकते हैं ये माइंस है। यहाँ पर 4 मजदूर जो हैं अंदर में गैस के चपेट में आ गए थे, उन्हें रेस्क्यू करके यहाँ से निकाल करके अभी सदर अस्पताल भेजा गया है। यहाँ कुछ ग्रामीण कितने लोग को निकाला गया? 4 जन के। 4 लोग को। 4 जिंदा है? हाँ जिंदा है। तो कैसे माइंस में गैस आ गया था क्या? हाँ गए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। ऑफिशियल का माइंस से रेस्क्यू की टीम जो है यहाँ पर उन्होंने खदान के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकाला है। फिलहाल मौत की पुष्टि नहीं, लेकिन 4 लोगों को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल रामगढ़ भेजा गया है। ये इलीगल माइंस था। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और देखिए, सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी हुई है। गुरुद्वारा परिसर के आसपास बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी के बीच भारी संख्या में श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचकर पवित्र गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हैं। अल्मोड़ा के द्वाराहाट में एक जलती कार में आग लग गई है और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। वही कार में सवार 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। कार में आग लगने की वजह फिलहाल साफ नजर नहीं आ रही। पूर्व मंत्री स्वर्गीय बृज बिहारी प्रसाद की पुण्यतिथि पर बृज बिहारी स्मृति संग्रहालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, सांसद संजय जायसवाल समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। आरएलएम यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष पद के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपना नामांकन किया है और कुछ ही देर के बाद फिर से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने का ऐलान कर दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाचित अधिकारी प्रमोद कुमार सुमन के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरा था। पार्टी की ओर से उपेंद्र कुशवाहा ने अकेले नामांकन किया था और ऐसे में बिना किसी वोटिंग के उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना तय माना जा रहा था। देखिए, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार का खजाना खाली होने का आरोप लगाया, जिस पर सरकार का दावा है कि कहीं कोई खजाना खाली नहीं हुआ है। पूरी तरह से जनहित में काम सुचारू रूप से चल रहा है। तेजस्वी के आरोपों पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सारावगी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के खजाने की चिंता न करें, न ही वो बिहार के खजाने पर नजर डालें। बिहार और बिहार के खजाने की चिंता करने के लिए बिहार में एनडीए की सरकार मौजूद है। खजाने की चिंता तेजस्वी जी नहीं करें। जो सरकार खजाने को लूटने का काम किया, इनके पिताजी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता है, जेल जाकर आए। सम्राट चौधरी जी बिहार की चिंता कर रहे हैं। आपने देखा लगातार हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है, एक दिन में 1100 रुपये प्रति व्यक्ति उन्होंने डीबीटी के माध्यम से भेजा। और सारी योजनाएं जो लोकहित की योजनाएं वो चल रही है। सम्राट चौधरी जी की सरकार आम लोगों के हित में काम कर रही है। लगातार नई नई योजनाओं की घोषणा हो रही है। इसलिए आम जनता की चिंता बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी उनकी सरकार कर रही है। खजाने पर नजर न दे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पलटवार किया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जब उनके या उनके परिवार के खिलाफ कोई कुछ बोलता तो उन्हें तकलीफ होती है, लेकिन एक चुने हुए जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह का बयान कहीं से भी ठीक नहीं है। ये जब तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लिए कोई कुछ बोलता है तो नाराज होते हैं। सम्राट चौधरी चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और बिहार के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार के 14 करोड़ लोगों के वो नेता हैं। उनको चीफ मिनिस्टर कहना ये बिहार का अपमान है। और इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। खुसरूपुर प्रखंड के सुकेर बेगचक पंचायत के पैक्स अध्यक्ष संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन के ठिकानों पर दबिश दी गई है। आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से ये दबिश दी गई, छापेमारी की गई। जानकारी के अनुसार खुसरूपुर के पचरूखिया, जगमाल बिघा, सुकर बेगचक, मुस्तफापुर, चौड़ा समेत नालंदा जिले के कई ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम छापेमारी कर रही है। मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस बीच बेगूसराय से एक बड़ी खबर आ रही है। आयकर विभाग की छापेमारी, प्रतिष्ठित व्यवसायी के यहां पर छापेमारी की गई है। कई घंटे से छापेमारी जारी है।
के एंटरप्राइजेज के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। कृष्ण कुमार अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। वित्तीय अनियमितता की बात सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार छापेमारी अभियान का नेतृत्व एडिशनल कमिश्नर आयकर अश्विनी कुमार सिंघल कर रहे हैं। टीम में आयकर अधिकारी राजकुमार भारती, संजीत आनंद, कार्यालय अधीक्षक नीरज कुमार समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, शामिल हैं। विभाग की ओर से छापेमारी के कारण और जांच में मिले तथ्यों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो छापेमारी के दौरान कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड की जांच भी नहीं हुई है। जानकारी ये मिल रही है कि जांच का दायरा व्यापक है और ये कार्रवाई 1 से अधिक दिन तक चल सकती है। इस बीच बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां अपराधियों को गिरफ्तार करने पुलिस टीम पर फायरिंग हो गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी मोहम्मद हैदर को गोली लग गई है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि घायल दोनों पुलिसकर्मी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दोनों ही खतरे के बाहर है और इसके साथ ही यह सूचना मिली कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधकर्मी को भी गोली लगी है। सूचना का सत्यापन किया गया और उसके बाद उन सभी अपराधकर्मियों का रूट ट्रेस किया गया। सबसे पहले वहाँ से पुनपुन पीएचसी पहुँचे। पुनपुन पीएचसी के बाद ये इन्हें रेफ़र कर दिया गया पीएमसीएच। सभी अपराधकर्मी घायल अपराधकर्मी को लेकर पीएमसीएच पहुँचे। फिर वहाँ से वो मैक्स हॉस्पिटल गए और मैक्स हॉस्पिटल के बाद यहाँ पारस हॉस्पिटल आए, जहाँ पे उक्त अपराधकर्मी की मृत्यु हो गई और उसके साथ आए अन्य अपराधकर्मी यहाँ से फरार हो गए और जो मृत अपराधकर्मी है उसकी पहचान मोहम्मद हैदर के रूप में हुई। इधर पटना में पुलिस पर फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी की मौत पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सारावगी ने कहा कि जो पुलिस को चैलेंज करेगा उसे पुलिस की भाषा में ही 48 घंटे के भीतर जवाब पुलिस दे रही है। सरकार ने पुलिस के हाथ खोल कर रख दिए हैं। अपराध में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। हालत में भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। इतना गंभीर अपराध किया गया है, हमारे पुलिसकर्मी पर गोली चली है, 48 घंटे के अंदर पुलिस को जवाब देना होगा। पुलिस को खुली छूट दी गई है और मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं, इसलिए जिस अपराधी ने ऐसा कृत्य किया उसको जवाब भी मिलेगा। अगली खबर नवादा से आ रही है, जहां वारसलीगंज थाना क्षेत्र के मिल्की गांव स्थित एक जेवर दुकान में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। कल मनोज वर्मा की दुकान में चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 युवक को गिरफ्तार किया। चोरी किए गए 60,000 रुपए बरामद किए गए। बाकी आगे की कानूनी कार्रवाई लगातार जारी है। बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां एसटीएफ और पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई है। आपको बता दें कि 10.54 किलो अफीम जब्त किया गया है, जिसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने यह कार्रवाई NH-27 पर की है। इस कार्रवाई के दौरान अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी निशानदेही पर मादक पदार्थ बनाने वाले एक और आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। अगली खबर पटना से है, जहां 2 युवती ग्राहक बनकर एक दुकान में लूटपाट करने पहुंची थी, लेकिन जेवर दुकान में लूटपाट की कोशिश नाकाम रह गई। जेवर दुकान में लूट की नाकाम कोशिश। दीघा के कुर्जी पुल के पास हुई वारदात। 2 युवती ने जहरीला स्प्रे मारा। स्प्रे मारकर लूट की कोशिश की। दुकानदार की तत्परता से लूट होने से बच गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दुकानदार पर स्प्रे मारती हुई आपको युवतियां नजर आ रही होंगी। पूर्णिया कटिहार सीमा पर कोढ़ा थाना क्षेत्र के जुराबगंज के पास NH-31 पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। नालंदा से कूच बिहार जा रही एक बस सामने से आ रही थी। कार में टक्कर हो गई, जिसके बाद से बस पलट गई। हादसे में करीबन 35 लोग घायल हो गए, जिनमें 10 से अधिक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बचाने के चक्कर में हमारा गाड़ी पूरा बस पलट गया। कितने आदमी थे? कम से कम आदमी था 70। अच्छा। लेडीज मिला के 70 आदमी था और बच्चे थे कम से कम 30-40 बच्चे थे। कितने लोग घायल हुए हैं? कम से कम 40 से ऊपर लोग घायल हो गए। 40 ऊपर लोग और है कोई दूसरे 3-4 हॉस्पिटल में मिला के सबको भेज दिया। अच्छा, प्राइवेट? हाँ, कोई प्राइवेट में चल गया, कोई सरकारी में चल गया। अच्छा, क्या काम करते थे आप? हम लोग भट्टा पर काम करते हैं। कहाँ पे काम करते हैं? नालंदा जिला। नालंदा कहाँ से कहाँ आ रही? बस आ रहा था नालंदा जिला से, जा रहा था कूच बिहार। वहीं जामताड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। समय पर एम्बुलेंस सेवा नहीं मिलने के कारण एक गंभीर रूप से बीमार मरीज को परिजनों ने खटिया पर लादकर ट्रैक्टर से सदर अस्पताल पहुंचाया।
लेकिन अस्पताल पहुंचने में हुई देरी के कारण उसकी जान ना बचाई जा सकी। ये मामला स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा का बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि 108 एम्बुलेंस सेवा पर कई बार कॉल करने के बावजूद कोई मदद ही नहीं मिली। वहीं सिविल सर्जन ने मामले की जांच पड़ताल करने की बात स्वीकारी है। जिले की 13 एम्बुलेंस में से 8 खराब है, 5 ही संचालित हो रही है। खराब हो गया, तबीयत खराब हो जाने के बाद हम लोग एम्बुलेंस को कॉल किए, लग नहीं रहा था। उसके बाद जब लगा तो रिंग होते रहे, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं था। और इसके वजह से आज हम लोग दादाजी नहीं रहे। कैसे लाए यहाँ तक हम लाए अपने ट्रैक्टर से। अचानक इसका तबीयत खराब हो गया, तो अचानक उसका मुन्नू टुडू का वाइफ मेरे घर आया, तो हमको बोला, तो हम चले गए। तो उसका तबीयत तो देखें कि उसका तबीयत पूरा बिगड़ा है, तो इसीलिए हम कॉल किए 108 में। तो 108 रिंग हुआ लेकिन नहीं उठाया। 8:46 में कॉल किए थे, 8:46 में कॉल किए थे, तो रिंग हुआ और रिसीव नहीं किया। हमारे यहाँ 13 एम्बुलेंस संचालित है, जिसमें 8 खराब है, सिर्फ 5 ऑन रोड है। और जो सम्मान फाउंडेशन है उससे हमने कई बार बात भी किया कि जो खराब एम्बुलेंस है वक्त को ठीक कर दे। जब उसने नहीं सुना तो हमने रिटर्न भी दिया है और हम अपने हायर ऑफिसर्स को भी भेजा है। डीसी सर को भी हमने लेटर भेजा है। वो संचालित नहीं है, इसको संचालित जैसे भी हो वो संचालित होगा तो लोगों को ज़्यादा सुविधा अच्छे से मिल पाएगी। और फिलहाल इस